स्टैंडर्ड 10th मराठी लेसन नंबर 9 तरफ। लेखक है सुरेश मथुरे। प्रस्तुत पाठात आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाच्या आयुष्यातील बालपणीच्या विविध प्रसंगातून त्याची निरीक्षण शक्ती, जिज्ञासा आणि तार्किक विचारक्षमता याचा प्रत्यय येतो। आर्किमिडीज ये जो साइंटिस्ट था, इसके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उसकी बुद्धि का एक मतलब कसौटी लगी और उसकी बुद्धि उसने कैसे इस्तेमाल की और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसका एक साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनी ज़िंदगी में कैसा था उसका, और वो बचपन में ही किस तरह से उसने उसका इस्तेमाल किया तो वो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बना है। तो वो बचपन में कैसे सोच रहा था ये इस पाठ में बताया है। सिसिली बेटातील सिराकुक्स शहर। वेळ सकाळची, स्वच्छ पिवळा सूर्यप्रकाश सगळीकडे पसरला होता। दिवस आठवड्याच्या बाजाराचा होता म्हणून रस्त्यावर गर्दी गोंगाट वाहत होता। हिरव्यागार द्राक्षांच्या गासड्या भरून बैलगाड्या बाजाराकडे जात होत्या। काही काही गाड्यांमधून ऑलिव्ह फळांचे ढिगारे, हिरव्या पालेभाज्या आणि बाजारात विकण्याचे इतर जिन्नस जात होते। जाणाऱ्यांची एकच घाईगर्दी उसळली होती। सिराकुक्स शहरातील तो मुख्य चौक गर्दीने नुसता फुलून निघाला होता। चौकाभोवतीची जुनाट घरं मात्र स्वच्छ सूर्यप्रकाशात चकाकत होती। ये सिराकुक्स नाम का शहर है जहाँ पे सवेरे का समय है और सब जगह बाज़ार की भीड़ है। वहाँ पे जो द्राक्ष का उत्पादन है तो वो गासड़िया भरून मतलब क्या, जैसे मार्केट में पेटी में भर के या जो भी कुछ उनका सामान रहता है उसमें भर के होलसेल में मार्केट की तरफ जाता है, मार्केट में आके रुकता है खेती में से आया हुआ सामान। तो ऐसी गड़बड़ वहाँ पे चल रही थी, लोग अपने अपने काम में मगन थे। और कुछ ऑलिव फल, वहाँ पे जो फल के उत्पादन होते हैं उसमें से ऑलिव एक ज़्यादा पिकने वाला फल है। तो वो ऑलिव फल के ढिगारे मतलब अपने यहाँ जैसे एप्पल है, संतरा है, मौसम्बी है, उसके ढग दिखाई देते हैं अपने को रास्ते पे बेचने के लिए, उस तरह से वहाँ पे ऑलिव फल के हैं। तो वो ढिगारे का मतलब होता है गुजराती में ढग कहवाय जेने, ढिगारे वो दिखाई दे रहे थे। हिरव्या पालेभाज्या आणि बाजारात विकण्याचे इतर जिन्नस और हरी सब्जियाँ और इतर जो भी चीज़ें सामान की थी वो सब इसमें दिखाई दे रही थी। सूर्य प्रकाशात चकाकत होती और वहाँ के आजू बाजू में जो घर है वो सूर्य प्रकाश में चमक रहे थे। वर निळे निळे आकाश, पिवळ्या प्रकाशात उजळून निघालेली घरं आणि घरांच्या मातीवर पडलेल्या काळ्या सावल्या, यामुळे ते दृश्य फार मजेशीर दिसत होते। सब घर प्रकाश में उजाले हुए थे और उन घरों की छाँव पड़ी थी नीचे, तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। काही काही घरांवरच्या धुरांड्यातून धूर आडवळणे घेत वर चढ़त होता। धुरांडे का मतलब होता है चिमनी। जो घर पहले ज़माने में कैसे हमारे यहाँ भी चूल्हे जलाते थे तो धुआं जाने के लिए घर में ऐसे एक धुरांड असायचं, त्याला मराठीमध्ये धुरांड म्हणतात। मतलब धूर का मतलब होता है जो धुआं, वो जहाँ से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं धुरांड। तो वो धुरांड मतलब इंग्लिश में चिमनी बोलते हैं उसको। अपने यहाँ चिमनी का मतलब अलग रहता है, वहाँ पे चिमनी अलग रहती है, इंग्लिश में चिमनी का मतलब अलग रहता है। तो वो धुरांड वहाँ पे हर एक के घर के बाहर था, ऊपर था, और वहाँ से धुआं बाहर निकल रहा था, मतलब कुछ न कुछ पकना चालू था घर के अंदर, खाना पकना चालू था और वो धुआं बाहर निकल रहा था। कोपऱ्यावरच्या एका जुनाट घरापुढल्या बागेतल्या बाकावर एक छोटासा मुलगा मांडी घालून काहीतरी वाचत होता और एक बच्चा कुछ पढ़ रहा था नीचे बैठा हुआ। कागदावर मध्येच आकृति काढून त्या आकृतीकडे टक लावून वेड्यासारखा पाहत बसला होता। वो आकृति निकालता था कागज़ के ऊपर और उसकी तरफ देखते बैठता था। उसके दिमाग में कुछ चालू था, कुछ न कुछ उसे करना था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कुछ दिमाग में सोच रहा था। इतक्यात त्याच्यासमोर कोणीतरी उभं राहिलं। त्यासरशी त्या मुलाने नजरेपुढचा कागद चोळामोळा करून खिशात घातला। इतने में उसके सामने कोई आके खड़ा हो गया। तो उसने क्या किया, वो जो कागज़ था वो छुपा दिया। मान खाली करून तो स्तब्ध उभा राहिला और जो कोई शायद पिताजी थे या कोई और था वो आके खड़े हो गए थे, तो उनसे वो डर गया। तो
उसने वो कागद छुपा दिया और खड़ा हो गया. शा, तुला कैक वेळा सांगितलं की हे कागदावरचे गिचमिडी गिचमिडी करणे बस झाले. मुलाला तो माणूस दरडावून सांगत होता. दरडावने का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना. वो ज़ोर से चिल्लाया वो आदमी उसको कि तुझे बताया ना कि ये कागज़ के ऊपर कुछ गिचमिड गिचमिड नहीं करने का, मतलब कुछ भी करते रहता है तो वो मत करो अभी ऐसे खाली बैठ के. समोरचा तो मुलगा दूसरा तीसरा कोणी नसून आर्किमिडीज होता. वो लड़का कोई नहीं, दूसरा तीसरा कोई नहीं था. वो बड़ा होके जो साइंटिस्ट बना, आर्किमिडीज. आर्किमिडीजचा सिद्धांत है, गणितज्ञ था वो, साइंटिस्ट था. तो वो लड़का था वो आर्किमिडीज. बचपन में वो कुछ सोच रहा था. तो माणूस म्हणजे त्याचे वडील होते आणि वडिलांसमोर मुलगा थोडा थरथरतच उभा राहिला. उसके सामने जो खड़े थे वो उसके पापा थे, पिताजी थे. और उनको वो डर के मारे थरथर थरथर काप के खड़ा हो गया. वडील मुलाला आणखी दम भरणार तोच त्यांचा शेजारी फाटक उघडून आत आला. वो उसको और कुछ चिल्लाने वाले थे. उतने में ही बाजू वाले अंकल वहाँ पे आ गए. मग वडिलांनी त्या शेजाऱ्याला मुलाची गाऱ्हाणी सांगण्यास सुरुवात केली. फिर वो पापा ने अपने बच्चे के बारे में भला बुरा कहना वो उसके सामने शुरू कर दिया कि ये लड़का ऐसा है वैसा है. म्हणाले, पाहिलं तालमीला जा, मी सांगतो याला पण ऐकत नाही. शरीर शांत झाले तर हा किती पुढे येईल. वो कहते थे कि तुम बॉडी बनाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, तालीम में जाओ, मतलब जिम करने के लिए जाओ. तो ये लड़का सुनता नहीं है और देखो ये क्या कर रहा है कागज़ के ऊपर. निदान काही धंधा सीख, ते ही नहीं, या कुछ बिजनेस सीखो, तो वो भी नहीं. इसको कुछ सीखना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, कुछ कागज़ के ऊपर खाली कुछ लिखते बैठना है. सारा दिवस हा असा बसतो कागदावर रेघा मारत, कळत नाही काय आहे त्या रेघोट्यात एवढं. वो खाली पेपर के ऊपर ऐसे ही रेघोट्या मारतो. रेघोट्या मारने मतलब वही लाइन खींचना, कुछ भी करना, ऐसे सोचते बैठना, ये सब कर रहा है ये. शेजाऱ्याला वडील आणखी काही सांगत राहिले असते पण तेवढ्यात आरकीची आई तिथे आली. वो और कुछ बड़बड़ करने वाले थे उसके पापा, तब तक उसकी माँ वहाँ पे आके खड़ी हो गई. आपल्या मुलाला कोणी हंसलेले बोललेले तिला खपत नव्हते. उसको बहुत गुस्सा आता था. अगर मेरे बच्चे को किसी ने कुछ बोला तो वो सुन के नहीं लेती थी. ऐसा उसका वो फीलिंग था कि वो जो है वो सही कुछ कर रहा है, वो बच्चा नहीं सोच रहा है, कुछ कर रहा है, और ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसको, तो वो उसको सहन नहीं होता था. ती ताडकन आरकीच्या वडिलांना म्हणाली, तुम्ही आधी बाजारात जा, पाहू जा, बकरीचं दूध आणा. पोरं सकाळपासून उपाशी आहे. दूध नाही मिळालं तर मध आणा, जा. उसने उसके हस्बैंड को चिल्लाई कि जाके बाज़ार से दूध लेके आओ, बच्चों को दूध नहीं है पीने के लिए, बकरी का दूध वहाँ पे ज़्यादा मिलता है. तो वो बकरी का दूध पीते हैं. तो वो कहे कि जाओ बकरी का दूध लेके आओ, या तो हनी लेके आओ, मध लेके आओ. बायकोचा तो अवतार पाहून आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला. बीबी का वो अवतार देख के वो वहाँ से निकल पड़े, आरकी के पिताजी, कि ये अभी और चिल्लाएगी, उससे अच्छा मैं निकल जाऊँ बाजार. पुन्हा आरकीने कागदात तोंड खुपसले आणि तो कागदावर वृत्तचिती वगैरे काढू लागला. वो फिर से कागज़ निकाला उसने और उसके ऊपर वृत्तचिती निकालने लगा. वृत्तचिती ये एक भौमितिक आकृति है जो आइसक्रीम कोन जैसी दिखती है, वृत्तचिती. तो वो कुछ टाइप ऐसे दंड गोलाकार रहते हैं, कोई चौकोन रहते, कोई षटकोन रहते. तो ये सब आकृतियाँ उसको दौड़ने में इंटरेस्ट था, तो वो कुछ आकृति दौड़ रहा था. समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ वाढत होती. सामने के रास्ते के ऊपर बहुत गर्दी भीड़ बढ़ रही थी. ऊन सनसनीत तापू लागले होते. अभी धूप बहुत सनसनीत, मतलब बहुत तड़का ज़ोर से शुरू हो गया था. धूप बहुत कड़क लगने लगी थी. सनसनीत का मतलब होता है जोर से, जोरदार. एकदम ज़ोर ज़ोरात आरडाओरड ऐकू आली. इतने में ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्लाने लगे. म्हणून आरकी रस्त्यावर गेला. फिर ये आर्किमिडीज जो था वो रस्ते पे आके देखने लगा कि क्या हो गया, लोग क्यों चिल्ला रहे. पाहतो तो काय, एका भल्या मोठ्या काळ्या दगडाभोवती सारे जण गोळा झाले. एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में है और सब लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं और वो पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं. हातवारे करत आहेत. दगडाभोवती त्या लोकांनी खड्डा खणलेला होता. वो पत्थर के आजू बाजू में उन्होंने क्या किया था, खड्डा खोद के रखा था. लोखंडी पहारी आणि शिगा घालून तो दगड खड्ड्यातून बाहेर काढत होते और लोखंड की
शीगा मतलब क्या, लोखंड की ऐसी लंबी डंडी या काठी जैसा, उससे वो उस पत्थर को वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पण दगड दूर हटायला तयार नव्हता और वो जो पत्थर है वो दूर हिल ही नहीं रहा था। एकदा बैल खाली अडून बसावा तसा तो बसला होता। एखादा बैल, मतलब कोई बैल कैसे बैठ जाता है कि मैं नहीं उठूँगा, तो वो नहीं उठता है जब तक उसके दिल में नहीं आता है, वैसा वो पत्थर अटके बैठा था। धावतच आरकी त्या गर्दीत गेला आणि हात उंचावून म्हणाला की थांबा, असा एका हाताने एवढा मोठा दगड उचलला जाणार आहे का? त्यासाठी तरफ तयार करायला हवी, तरफ। वो कहता है कि एक हाथ से ऐसा ये पत्थर हटेगा क्या? नहीं हटेगा, हमको तरफ बनानी पड़ेगी। तरफ ये एक क्या कहेंगे, एक औजार है, मराठी में औजार बोलते हैं उसको। औजार मतलब एक घरगुती जिसको कहते हैं हम लोग, साहित्य है जिसकी वजह से कुछ छोटे छोटे काम अपने बन जाते हैं। औजार मतलब साहित्य, जैसे हथौड़ी होती है या कुछ और रहते साहित्य, करवत रहती है, चाकू रहते, तो उसको बोलते हैं औजार। तो ऐसे ही तरफ नाम का एक औजार है। तो वो तरफ किसने, उसका शोध किसने लगाया था? आर्किमिडीज ने लगाया था तरफ का शोध, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े काम अभी सहले हो गए हैं। तरफ, तरफ या शब्दाचं सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं। हिंदीમાં तरफ એટલે किसी की तरफ, हाँ वो तरफ, पर मराठीમાં तरफ એટલે બીજી वस्तू છે, तरफ नामनी वस्तू છે। पण आरकी त्याच्या तोंडाकडे पाहत बसला नाही। इकडे तिकडे पाहत त्याने भला मोठा लाकडी वासा तयार केला, लाकडी वासा तयार केला। वो चित्र में वो दिखाई दे रहा है उसने क्या बनाया है। तो दगडाखाली जाईल तितका खोल खुपसला व त्या वाशाखाली लाकडाची एक गंडेरी ठेवून त्याने म्हटले की हां लोक हो, ह्या टोकापाशी लावा बळ। 4 हात एकत्र आल्याबरोबर तो अगडबंब दगड आस्ते आस्ते सरकू लागला। उसने वो जो चित्र में दिखाया है वो ऐसा तैयार किया, एक तरफ नाम की जो चीज़ है वो तैयार की, और लोगों ने फिर वहाँ पे बल लगाया तो वो जो पत्थर है वो वहाँ से उठ गया। सारे जण पाहतच राहिले। एखादी म्हैस तळ्यामध्ये मनसोक्त डुंबून हळूहळू बाहेर पडावी तसा तो दगड खड्ड्याबाहेर आला, और इस तरह से धीरे धीरे वो पत्थर बाहर आ गया। कोई भैंस पानी में से कैसे धीरे धीरे बाहर आती है, ऐसे वो पत्थर भी धीरे धीरे वो खड्डे में से बाहर आया। झाडाच्या सावलीखाली एका टोकाला तो दगड हलवण्याचे कंत्राट घेतलेला इसाम उभा होता। तो एकदम खुश झाला। वहाँ पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो पत्थर हटाने का, लेकिन वो कर नहीं पाया था, ये लड़के ने करके दिखाया था। तो वो आदमी बहुत खुश हो गया। आरकीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली, आरकी के पीठ पर उसने थपथपाया, पीठ थपथपाई उसकी, त्याला शाबासकी दिली। आरकीला घेऊन तो दुसऱ्या दिवशी बड्या नातलगाकडे गेला। हा बडा नातलग हायरो राजाच्या दरबारी फार मोठ्या जागेवर होता। त्यालाही थोडी भूमितीबद्दल आस्था होती। हायरो राजा गुणीजनांचा चाहता होता। या बड्या माणसामुळे आरकी हायरो राजाकडे जाण्यास निघाला। ये हायरो नाम का एक आदमी था, उस कॉन्ट्रैक्टर का रिश्तेदार था। उसको भूमिति में बहुत इंटरेस्ट था, भौमितिक आकृतियाँ या भौमितिक जो भी रहता है प्रमेय सॉल्व करना, ये सब इंजीनियरिंग के काम में आने वाली चीज़ होती है। बांधकाम में, जैसे अभी हम बांधकाम करते हैं, इसका नाप करना, दीवार का माप करना, उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ें जो है वो भूमिति में सीखने को मिलती है। और ऐसी भौमितिक जो रचनाएं हैं या उसका कैलकुलेशन है, उसमें आरकी को बहुत, मतलब एक्चुअली उसने ही ये फाइंड आउट किया है सब चीज़। तो ये हायरो नाम का जो आदमी था वो उसको राजा के पास लेके गया, और वो जो राजा जो है उसको बहुत इंटरेस्ट था ये सब चीज़ों में। ऐसे गुणी लोग रहेंगे तो उनको वो मदद करता था आगे आने के लिए। शहराच्या एका टोकाला हायरो राजाचा प्रचंड मोठा राजवाडा होता। राजा रस्त्यावर दुतर्फा उंच उंच वृक्ष होते आणि त्या रस्त्यावर आरकीचे वडील आरकीला घेऊन दरबारात जात होते। वो बहुत बड़े बड़े वृक्ष वहाँ पे थे, और वहाँ पे आरकी के जो पिताजी है वो उसको लेके दरबार में जा रहे थे। ते स्वतः हळूहळू बिचकत पावलं टाकीत होते। वो धीरे धीरे अपने पग रख रहे थे, उनको डर लग रहा था कि राजा के दरबार में जाना है। आणि आरकी मात्र तसाच खिशामधनं कागद काढून कागदावरील क्लिष्ट गणितं डोळ्याखालून घालत जात होता।
और ये जो आरकी है उसके हाथ में हमेशा की तरह कागज़ था और उसके अंदर कुछ आकृतियाँ, कुछ गणित ऐसे कुछ लिखा हुआ था और वो देखते देखते चल रहा था. वडिलांनी मागे पाहिले की घाबरून आरकी हातातला कागद झटकन खिशात लपवून टाकी. पिताजी जब उसकी तरफ देखते थे पीछे मुड़ के तो ये झट से वो कागज छुपा देता था. आपण राजदरबारी जात आहोत याचे त्याला काहीच वाटत नव्हते. त्याला खरा आनंद होता तो एकाच गोष्टीचा. तर्फेच्या बाबतीत वो राजदरबार में जा रहा था इसका उसको कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन उसको आनंद किस चीज़ का हुआ था की उसको जो तर्फेच्या बाबतीत 2 टोकांना लागणाऱ्या प्रेरणा यामधल्या टेकूच्या अंतरापासून व्यस्त प्रमाणात असतात ही त्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली होती. उसने उस कल्पना की थी कि जो तरफ बनाने का जो गणित था कि व्यस्त प्रमाण का वो उसको सही निकला था. उसने वो प्रैक्टिकली अनुभव किया तो उसको उसकी बहुत खुशी मिली कि मैंने जो सोचा था वैसे ही ये यंत्र मैं तैयार कर सका या जो काम में मैं ला सका ये चीज़ को. उसकी बहुत खुशी थी और उस खुशी में वो राजा के दरबार में जा रहा था. राजदरबारात आला केव्हा आणि हायरो राजासमोर उभा राहिला केव्हा हेही त्याला समजले नाही. हायरो नाम का वो राजा था एक्चुअली और उसके दरबार में वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका रिश्तेदार काम कर रहा था. तो वो राजा के दरबार में जब आया तो उसको बहुत खुशी हो गई. रत्नजडित मुकुट घातलेल्या राजाकडे पाहून आरकी भांबावून गेला. वो इतने बड़े राजा को देख के वो डर गया मन में कि अरे बाप रे मैं यहाँ पे कैसे आ गया. मतलब राजा मतलब बहुत बड़ी हस्ती है, उसके सिर पे हीरो का मुकुट था. राजा त्याला म्हणाला की मला सारा वृत्तांत कळला आहे. अशी हुशार मुलं या देशाला हवी आहेत. आजपासून तू दरबारात राहायचं. वो कहता है कि अपने देश को तेरे जैसे होशियार बच्चों की ज़रूरत है, तो तू आज से दरबार में रहना और तेरे जो गणित है वो मुझे बताना. दिवसभर अभ्यास मनन आणि चिंतन वाचन करायचे मी तुझ्या पाठीशी आहे. तेरा जो पढ़ाई है वो तू मेरे सामने बैठ के करना, मेरे दरबार में करना. तेरे पीछे हम लोग खड़े हैं. तुझे जो भी कुछ लगेगा, सामान लगेगा प्रयोग करने के लिए या लिखने के लिए सब हम देंगे, तू चिंता नहीं करना. हे पाहून दरबारातील सारे लोक आनंदाने टाळ्या वाजवू लागले व आरकीचे कौतुक करू लागले. और सब लोगों ने उसका अभिनंदन किया, तालियां बजाई और सब लोग बहुत खुश हो गए कि ऐसे एक होशियार लड़का अपने दरबार में काम करेगा और फिर उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो गणित की शक्ति है, जो भी कुछ है वो अपने मानव कल्याण के लिए हम इस्तेमाल करेंगे.